यस स्टार्ट। यस रेडी स्टार्ट। दरअसल सुशासन एक ऐसी गतिशील अवधारणा है जिसके तहत सभी के लिए हितकारी कार्य होते हों। अर्थशास्त्र के भीतर कौटिल्य ने जिस शासकीय विचारधारा को प्रस्फुटित किया है वह सुशासन की ही एक धारा है। इसमें विकेंद्रीकरण का निहित अर्थ भी शामिल है। हालांकि उस दौर में सत्ता केंद्रीकरण से युक्त थी, मगर परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण जनहित की ओर झुके थे। यह मानना चाहिए कि विकेंद्रीकरण से केंद्र सरकारें अस्तित्वहीन नहीं हो जाती, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर पूरक भूमिकाएं निभाती है। कोरोना आपदा की इस घड़ी में यह उदाहरण देखने को मिल सकता है कि केंद्र और राज्यों ने इससे निपटने के लिए कैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव से परे होकर केवल सुशासन की स्थापना में ही ताकत झोंकी। विकेंद्रीकरण मौजूदा सांस्कृतिक तत्वों के प्रसंग में भी किया जाना चाहिए। उसे बदलते हुए संबंधों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जहां पारदर्शिता और खुलापन है और जहां सर्वोदय के साथ अंत्योदय है, वहीं सुशासन की बयार बहती है। इसमें पूरी तरह स्थिरता तभी संभव है जब कर्तव्य के साथ निर्णय और अधिकार इकाइयों में बांट दिया जाता है। बटी हुई इकाइयां विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, जो जनता के समीप और जन सरोकार से ओतप्रोत मानी जाती है। गौरतलब है कि विकेंद्रीकरण सभी का नहीं हो सकता, लेकिन समसामयिक विकास को देखें तो भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया में शासन को रूपांतरित ही नहीं किया, बल्कि सवाल यह भी रहा कि इस रूपांतरण की प्रकृति और मात्रा क्या रही है। इसकी अभी ठीक से पड़ताल नहीं हुई है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की एक अन्य विशेषता वैश्विक संविधानवाद और नागरिक समाज का भूमंडलीकरण भी रही है। बाल विकास, महिला विकास, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को सुशासन के लिए एक संरचना की आवश्यकता रही है। ऐसी आवश्यकताएं केवल केंद्रीय व्यवस्था में स्थापित करना मुश्किल है। ऐसे में विकेंद्रीकरण समय की जरूरत बना। अच्छे शासन की कल्पना वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद प्रस्फुटित हुई। तब से अनेक सरकारें आई और गई। साथ ही उदारीकरण का वृक्ष न केवल बड़ा हुआ बल्कि भारी भी हो गया। पर साथ चलने वाला अच्छा शासन जनमानस के हिसाब से गणना में कहीं पीछे रह गया। साल 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसी विकेंद्रित विकास की पहल भी ग्रामीण विकास की अवधारणा से ओतप्रोत था, मगर बुनियादी विकास के अभाव में उस समय गांवों तक इसकी पहुंच मुमकिन नहीं हो पाई। हालांकि इस हेतु 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी शुरू की गई, मगर यह धरातल पर उतरने से पहले
धराशायी हो गई। इसकी पड़ताल के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। इसी समिति की सिफारिश से यह साफ हुआ कि जिनका विकास करना है उन्हें ही यह काम देना ठीक रहेगा। यहाँ से स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की लौ जली थी। इसका नतीजा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन था। दशकों की यात्रा करते हुए यही व्यवस्था उदारीकरण के बाद 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तौर पर मील का पत्थर बनी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही यह संदर्भ है कि गांवों में छोटी इकाइयां बड़ी सरकार की तरह स्थापित हो गई, जो सुशासन को भी एक नया आयाम दे रही है। वैसे औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 से दिखाई देती है। गौरतलब है कि स्थायी सरकार और सुशासन एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु इस सच के साथ कि सुशासन केवल सोच के चलते नहीं बल्कि धरातल पर स्पष्ट रूप से बिखरा होना चाहिए, और इस बिखराव के लिए विकेंद्रीकरण को सशक्त करना होता है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है, मगर साख और मूल्य की दृष्टि से इसे विकेंद्रीकरण की तुलना में अधिक महत्व मिला है। 1.5 साल से देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का प्रयास जारी है। अब तीसरी लहर की बात भी हो रही है। यह इस बात का परीक्षण है कि हमने सुशासन को बनाए रखने में कितनी कामयाबी हासिल की और नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन तक पहुंचने के लिए कैसा रास्ता अपनाया। यह था 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास आपने किया स्टेनोग्राफी के माध्यम से। दोस्तों, करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।